नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां शासकीय आवास पर सुप्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार की भेंट की। आपको बता दें कि इस अवसर पर संगीत के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम देश और विदेशों में रोशन करने वाले पवनदीप राजन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं पवनदीप राजन को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। बता दें कि उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक संगीत और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान बेहद ही सराहनीय है। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त देवभूमि बनाने के संकल्प बाद इसी उद्देश्य को लेकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई लगातार तेज कर दी गई है। जहां प्रशासन का बुलडोजर अब उन लोगों पर भी, उनके अवैध अतिक्रमणों पर भी चल रहा है जिन्होंने सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रखा है। और जहां आपको बता दें कि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का इस पर कहना है कि जो कोई भी अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जा होता है तो उसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और सरकार इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी किया जा रहा है वह सही तरीके से किया जा रहा है और कोई भी गलत तरीके से काम जो है वो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं। और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से अभय कांतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर लगातार प्रदेश भर में कार्रवाई जो है तेज कर दी गई है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। अभय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निरंतर जारी है। जहां आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों का समर्थन नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन है उन पर अवैध अतिक्रमण को किया गया है और जहां लगातार बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में कई जगहों पर नाराजगी भी नजर आ रही है। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो खास तौर पर आपको बता दें कि ऐसे तमाम मज़ारे हैं जिन पर कि उत्तराखंड में एक्शन लिया गया है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कांतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभय जी बिल्कुल, इस रूप में समझ सकता है कि प्रदेश में जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे धर्म के आड़ के रूप में अतिक्रमण करने का हो या फिर लोगों की तरफ से जमीन को कब्जाने का काम वहां पर किया जा रहा हो, उसके खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। कार्रवाई कठोर यहाँ पर होनी चाहिए। अगर उस दिशा में कोई लापरवाही यहाँ पर बरती जाती है, कार्रवाई में कोई शिथिलता यहाँ पर बरती जाती है, तो फिर संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर सरकार के स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसी वजह से ये समझा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन के अनुक्रम में ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। एमडीडीए की तरफ से कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। जिला प्रशासन
लगातार एमडीडीए की उस कार्रवाई को अपना समर्थन यहाँ पर दे रहा है। जो उन्हें आवश्यकता होती है, चाहे वो पावर के रूप में हो, पुलिस फोर्स के रूप में हो, उसको जी। प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। और ये कोशिश राज्य सरकार की यहाँ पर है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों डेमोग्राफी चेंज को लेकर बातें यहाँ पर उठ रही थी, सरकार के पास कई शिकायतें यहाँ पर पहुंच रही थी, उसी के क्रम में कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और इस कार्रवाई को लेकर आम जनता में खुशी की लहर भी है, लेकिन कुछ जगहों पर यह समझा जा सकता है कि लोग अभी भी इस कार्रवाई से नाराज जरूर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, अब आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश भर में ध्वस्तीकरण के खिलाफ सरकार की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिसंबर में भी पहले पखवाड़े में मानसून के बाद भी अभी तक बारिश नहीं हुई है। जहां आपको बता दें कि दिन में तेज धूप के कारण ठंड का असर भी कम महसूस हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड बनी हुई है। जहां बता दें कि पहाड़ी जिलों में पाला परेशानी बन चुका है और जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध देखी जा रही है। जहां मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 20 से 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और 3500 मीटर से ऊपरी जो है वो बर्फ भी हो सकती है। तो जहां आपको बता दें कि निदेशक ने यह भी जानकारी दी है कि कोहरा प्रदेश की सबसे बड़ी मौसम की चुनौती बना हुआ है और आगे आने वाले दिनों में घने कोहरे की संभावना भी है। देखिए, मुझे लगता है कि एब्रीविएशंस में राम जी नहीं होने चाहिए। राम जी तो सबके दिलों में और कण कण में होने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके दिखाए आदर्शों पे चलना चाहिए। अब महात्मा गांधी जी जो श्रम को ही सबसे बड़ी पूजा मानते हैं, आपने महात्मा गांधी जी का ही नाम हटाने का काम कर दिया, तो श्रम को क्या आप पूजा नहीं? जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में बारिश को लेकर जो देरी है वो देखने को मिल रही है और हल्की बारिश की संभावना हालांकि मौसम विभाग की ओर से दर्शाई गई है, लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट इस समय बन रहा है अब है। तो आपको बता दें कि मौसम को लेकर लगातार मौसम विभाग की ओर से इस बात की आशंका को जताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी घना कोहरा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश है वो अभी तक भी शुरू नहीं हुई है और जिसके कारण जिस तरीके से दिन में धूप के कारण सर्दी जो है वो और भी कम होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो मौसम है वो पूरे तरीके से शुष्क बना हुआ है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, जिस तरीके से शुष्क मौसम लगातार बना हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर जिस ठंड की बात अक्सर कही जाती थी, उसकी ठिठुरन अब मैदान तक यहाँ पर देखने को मिल रही है। धूप में वो गर्मी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और मौसम विभाग के माने तो आने वाले दिनों में 48 से 72 घंटे के भीतर हल्की बारिश की संभावना प्रदेश के कुछ स्थानों पर यहाँ पर दिख रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जो संभावनाएं है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, जिसके चलते अभी जो मौसम है वो यहाँ पर बदलाव सा नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो तराई वाले जो क्षेत्र है, चाहे उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, हरिद्वार का क्षेत्र हो या फिर नैनीताल से जुड़ा हुआ क्षेत्र तराई वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अभी भी घना कोहरा सुबह और शाम के समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धूप में भी वो गर्मी पूरी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और अभी लगातार जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उस भविष्यवाणी को सच साबित होता हुआ यहाँ पर कहा जा सकता है। और अभी भी आने यानी 48 से 72 घंटे उत्तराखंड के लिए मौसम के जो मिजाज के रूप में वो बदले हुए से यहाँ पर नजर आ सकते हैं और लगातार उस दिशा में मौसम विभाग काम कर रहा है। जो जनता की जो परेशानियां उसको देखते हुए जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है ताकि समय रहते हुए सभी उचित प्रबंध यहाँ पर किए जा सकें। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल शुष्क मौसम पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है,
तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे ज़िले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। और जो 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी, कहीं हल्की हल्की बर्फबारी कहीं हो सकता है। अभी तो ये संभावना बन रही जहाँ तक बर्फबारी और स्नो जो है बारिश की संभावना है। बाकी जो मेजर इवेंट, वेदर इवेंट अगर देखें तो अभी जो है फॉग क्या है, जो अगले 3 से 4 दिन हमारे ये संभावना बन रही। ऐसा ही उधम सिंह नगर, खासतौर से हमारे जो प्लेन वाले इलाके हैं, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार जिला हो गया। इसके अलावा चंपावत में भी और पौड़ी में भी और देहरादून में भी कुछ इलाकों में, खासतौर से जो प्लेन लो लाइंग एरिया है वहाँ पे, और ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो वैली एरिया है वहाँ पे जो है घने से अति घना कोहरा होने का चांसेस है और ये संभावना बनी रहेंगी अगले 3 से 4 दिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मनरेगा का नाम बदले जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे महात्मा गांधी के नाम और उनकी विचारधारा को मिटाने की कोशिश बताया, तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है कि राम किसी एब्रीविएशन के मोहताज नहीं है और राम तो कण कण में है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मानते हैं। दूसरी चीज देखिए, मुझे लगता है कि एब्रीविएशंस में राम जी नहीं होने चाहिए। राम जी तो सबके दिलों में और कण कण में होने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके दिखाए आदर्शों पे चलना चाहिए। अब महात्मा गांधी जी जो श्रम को ही सबसे बड़ी पूजा मानते हैं, आपने महात्मा गांधी जी का ही नाम हटाने का काम कर दिया, तो श्रम को क्या आप पूजा नहीं मानते? दूसरी चीज़ ये है कि इसके 3 प्रभाव हैं। एक इकोनॉमिक प्रभाव है। इकोनॉमिक प्रभाव में पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य देते थे। अब इन्होंने कर दिया 60 और 40, 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देंगे। अब गरीब राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड का राज्य है जो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी तरफ से नहीं खर्च कर सकता है, तो क्या इसके बाद राज्य इस योजना को सस्टेन कर पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, इसका सामाजिक प्रभाव है। पहले ये गारंटी थी, अब ये साधारण बिल के तौर पर पेश किया गया है। पहले था कि आपको गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा, अब ये हो गया डिमांड ड्रिवन कि अगर डिमांड आएगी तो हम रोजगार देंगे। देखिए, मुझे लगता है। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। जहां आपको बता दें कि जिन स्थानों और लोगों पर कार्रवाई हो रही है उनके पुनर्वास के लिए सरकार को सचेत नहीं किया गया। जहां आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गोरेला का इस पर कहना है कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राज्य की डेमोग्राफी को बदलने के उद्देश्य से अतिक्रमण कर रहे थे और जिस पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और जिससे कि यह साफ किया गया है कि सरकार इस मामले में पूरे तरीके से गंभीर है। और जहां गैरोला का यह भी कहना है कि यदि पुनर्वास की जरूरत पड़ी तो सरकार इसे भी गंभीरता के साथ पूरा करेगी। सरकारी ज़मीनों पे वन भूमि पर जो लगातार अतिक्रमण हो रहा था, आखिर वो सब लोग अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो दूसरी गलत मंशा से बैठे हुए हैं, प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इन पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। अब इसमें हाई कोर्ट से भी लगातार जो है उसमें निर्णय आते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में बहुत संजीदा है और जहाँ पर भी पुनर्वास की आवश्यकता पड़ने वाली है और आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर सरकार उस नाते भी गंभीर है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बढ़ती सर्दी को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए गए रैन बसेरों को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम भी उनके साथ मौजूद रही, जहां जिलाधिकारी ने कहा कि रैन बसेरों में बिजली की सप्लाई की सेफ्टी ऑडिट और हीटरों की क्वालिटी में सुधार के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि रैन बसेरों में कंबलों और चादरों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि शहर भर में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और सर्दी बढ़ने के साथ साथ उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए, सर्दियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। इसी क्रम में आज नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त निरीक्षण किया है।
जितने भी हमारे रैन बसेरे मुख्य स्थानों पर हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और केवल हरिद्वार नगर में ही नहीं, पूरे ज़िले में हमने जगह जगह रैन बसेरे बनाए हैं, जहाँ पर नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर यात्रियों का आना जाना रहता है, वहाँ पर सामुदायिक भवनों में रैन बसेरों बनाए गए हैं। आज रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, उसमें बिजली की सप्लाई को लेकर एक सेफ्टी ऑडिट करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही हीटर्स की जो क्वालिटी है उसको चेक करने को बोला गया है, और जो कंबल, चादर, बेडशीट, पिलो कवर है उसका रेगुलर क्लीनिंग हो और आने जाने वालों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, इसके बारे में भी बता दिया गया। बढ़ते हैं, उत्तराखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि अब जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है वो होंगे, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की नियुक्ति के लिए सिफारिश भी की गई है, और जहां मौजूदा वक्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी वे रह चुके हैं, और जहां जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जस्टिस जी नरेंद्र की जो है वो जगह लेंगे, और जहां सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की इन सिफारिशों को अब अंतिम मंजूरी दे दी गई है, और जहां उन्हें केंद्र सरकार के पास भी भेजा जाना वाला है, जहां जिनके बाद राष्ट्रपति आधिकारिक नियुक्ति उनकी ओर से की जाएगी। और जहां 9 अक्टूबर 1964 को जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता का जन्म हुआ था, तो वहीं 1987 में जस्टिस गुप्ता ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री ग्रहण की थी। अब खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, और जहां सरकार का यह भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। और जहां बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर जानकारी दी है कि उत्तराखंड को तीर्थस्थान बनाने के लिए साथ साथ पर्यटन भूमि के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, और जहां आपको बता दें कि चार धाम यात्रा के साथ साथ शीतकालीन यात्रा भी प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बने, इसके लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख किया, और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन का क्षेत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और यह शीतकालीन यात्रा विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड राज्य तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े केंद्र के रूप में बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और प्रदेश की जो हमारी शीतकालीन यात्रा है वो प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बने। जिस प्रकार से चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है, उसी तरह से शीतकालीन यात्रा भी हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ बने, इसको लेकर के सरकार के द्वारा हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात के कार्यक्रम में जिस प्रकार से उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उल्लेख किया गया, उत्तराखंड की जो नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जो जाना जाता है उत्तराखंड राज्य, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में बोला गया, तो निश्चित रूप से हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हो, उत्तराखंड राज्य देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और पर्यटन का क्षेत्र बने, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और ये तय है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की चार धाम यात्रा है, उसी प्रकार से ये शीतकालीन यात्रा भी उत्तराखंड राज्य के लिए एक मील का विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून से है खबर, जहां आपको बता दें कि नगर निगम ने शहर को साफ और हाईटेक बनाने की दिशा में एक स्मार्ट पहल शुरू की है। अब शहर की सफाई की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है, जहां इस पहल का उद्देश्य खुले में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान करना और शहर की सुंदरता को बनाए रखना है। तो वहीं नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 चुने गए वार्डों में इस योजना की शुरुआत की, और जहां इन वार्डों में समय समय पर ड्रोन उड़ान भरेगा और देखेगा कि
कहीं कोई कूड़ा तो नहीं फेंक रहा। और जहां इस तकनीक से न केवल कूड़ा फेंकने वालों की पहचान होगी बल्कि सफाई कर्मचारियों की सक्रियता पर भी नजर रखी जा सकेगी। बताते चले कि वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश का इस पर कहना है कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ड्रोन जो है अभी फिलहाल हम लोगों ने पिथू वाला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको वहां से इंस्टॉल किया हुआ है और लगभग 15 वाट के आसपास जो है वो उसकी कवरेज आ रही है। तो हम लोगों के यहाँ जो है इंस्पेक्टर्स प्रतिदिन ड्यूटी लगाई गई है। वे लोग अपने अपने वार्डों के साथ साथ अन्य वार्डों की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से अभी तक कुल मिला के 7 चालान किए गए, छोटे और बड़े दोनों मिला के। और अब हम लोग बहुत जल्दी जो है उनके चालानों की जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा देंगे ताकि लोगों को भी रहे कि अंदर जो है हमें स्वच्छता के साथ रहना है और कूड़े को बाहर नहीं फेंकना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस न्यू ईयर के दौरान देहरादून और मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और जैसे कि ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग, मौसम की मार और हादसों की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि इन त्योहारों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान जो है रखा जाएगा। जहां आपको बता दें कि क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निश्चित तौर से जो है सुनिश्चित की जाएंगी। और जहां मौसम और स्नोफॉल के लिए एडवाइजरी को भी जारी किया गया है, जहां जिलाधिकारी ने पर्यटकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और जश्न को जिम्मेदारी से मनाएं। काफ़ी समय से हमारा देहरादून, मसूरी ये सब पर्यटक आकर्षण के केंद्र रहे हैं और लार्ज संख्या में कांग्रीगेशन होती है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष भी होने की प्रबल संभावना है। तो इसके दृष्टिगत एक तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्राउड मैनेजमेंट हुआ, ट्रैफिक प्लान हुआ, उस पर वर्क किया जा रहा है और ये प्रयास किया जाएगा कि हमारे लोकल्स को भी परेशानी ना हो और जो हमारे टूरिस्ट आएँ वो भी सकुशल अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाएं। और बाकी जो हमारे इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं इन केस ऑफ स्नोफॉल और कोल्ड वेदर, उसमें भी एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं और जो प्रिकॉशंस लिए जानी चाहिए उन पे उनको जागरूक किया जा रहा है। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज चाहे मेडिकल हों, पीडब्ल्यूडी की टीम्स हों, वो तैनात रहेंगी। और ये जो हमारे कार्निवल है, चाहे क्रिसमस सेलिब्रेशंस हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल वे में हमें मनाना चाहिए जिससे जो इसका महत्व है, लोक महत्व है, वो भी बना रहे, गरिमा बनी रहे। क्योंकि ये हमारे एक सोशल लाइफ के और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी हैं और कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। और लेकिन साथ ही जो इससे एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको हमें एड्रेस करना है, तो इस पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।